पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल क्या रहा है? कुछ सुधार नहीं आ पा रहा चीज़ों में लोगों के लिए? तहरीक इंसाफ के जो हालात हैं ना, वो मैं हमेशा कहता हूँ वो हो नहीं गए, वो किए गए हैं। चेयरमैन को भी जेल में डाल दो, वाइस चेयरमैन को भी जेल में डाल दो। ये सब करने के बाद उसके बाद बोले यार हम किससे बात करें यार, ये तो पार्टी टूट-फूट का शिकार है। ये सब बहाने हैं। कौन आया प्लांटेड? एक तो नाम तो बताइए नहीं, ज़रा। नहीं, आपको इस वक़्त मसाला चाहिए, बड़े ज़बरदस्त बिकेगा। वैसे अभी मैं नाम ले लूँ ना, ओए होए! जैसा ये वायरल होगा क्लिप, ऐसा और कोई नहीं होगा। तो भाई आप तो मैं बताइए नहीं ना। लूँगा ना नाम। क्यों मैं नहीं नहीं, लेंगे? मेरी मर्ज़ी। अरे! मेरी मर्ज़ी, मेरा जवाब मेरी मर्ज़ी। आईएमएफ के पास नहीं जाना चाहिए, खुद करना चाहिए। देर होती चली गई। जो भी शख्स, पाकिस्तानी नहीं, दुनिया का कोई शख्स अगर ये इस बात पर मेरे साथ बैठ के बात करने को तैयार है कि हम आईएमएफ के पास जो देर में गए उसका नुकसान क्या हुआ, तो मैं हाजिर हूँ। डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल अगर थोड़ी एहतियात के साथ और थोड़ी तमीज़ के साथ कर लिया जाए, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होने से बच जाती हैं। सोशल मीडिया उमूमी तौर पे, सिर्फ तहरीक इंसाफ की है, मैं सियासत की भी नहीं बात कर रहा, सोशल मीडिया में बहुत ताकत है और बहुत बेहतरी के लिए दुनिया की इस्तेमाल भी हुआ है। कराची बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं हासिल कर सका पीटीआई दौर में। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ज़्यादा कराची के अंदर जो काम हुआ जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में हुआ। एक अच्छा बाइख्तियार मुकामी हुकूमत का निज़ाम और पूरी बैकिंग पीछे से वफाक की। ये लीगल स्ट्रक्चर है जिसके तहत कराची के अंदर काम किया गया। उसके बाद जमहूरियत का इंतकाम आ गया 2008 से। तारीख के अजीमो शान बयानात में से एक, जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, और जो ज़्यादा पानी आता है तो कराची डूब जाता है। अस्सलामुअलैकुम। आई मीडिया के साथ मैं हूं किरण आफ्ताब। पीटीआई दौरे हुकूमत में क्या होता रहा, मईशत कहाँ खड़ी थी, आज के जो मसाइल हैं क्या उसके हिंट्स किसी को थे, और अगर किसी को थे तो क्या उसकी बात सुनी गई? हम बात करेंगे। साबिक वजीर हमें ज्वाइन कर चुके, पीटीआई से वाबस्तगी आपकी। असद उमर साहब, अस्सलामुअलैकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पीटीआई से वाबस्तगी है अभी भी, प्यार है अभी भी, पोजीशन है अभी भी? नहीं, पोजीशन कोई नहीं है, लेकिन मैं हर एक को यही बोलता हूँ कि मेरी हमदर्दी तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है, मेरी 100% हमदर्दियाँ तहरीक इंसाफ के साथ है। वोट तो है ही है। यहाँ से कराची से गया था इस्लामाबाद बैंगन के ऊपर ठप्पा लगाने के लिए। बैंगन क्या करें, ये आपने कोशिश की थी कि तहरीक इंसाफ को रोक दें, निशान ना दे के बल्ले का, वो फिर भी तकरीबन 2/3 सीटें जीत गए। और जो आपकी सोच है तो अभी भी वो बाकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? उसका थोड़ा सा कहीं पर शुबा होता है कि जो जिस तरह से आप लोग सोचते थे वैसा कुछ अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, 2 इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो जो बुनियादी जो तहरीक इंसाफ की सोच है और तहरीक इंसाफ क्या करना चाहती है, वो 1996 में भी इमरान खान थे, वो 2013 में भी इमरान खान ही थे, 18 में भी इमरान खान भी ही थे और आज भी इमरान खान ही है, तो वो तो कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है, मुख्तलिफ़ आप मराहिल से गुज़रते हैं, मुख्तलिफ़ मुश्किलात का सामना करते हैं, तो सोच में तब्दीली या तरजीहात में कम से कम तब्दीली ज़रूर आती है। तो अगर आप तरजीहात की बात करें कि तहरीक इंसाफ आज जो बात कर रही है और तहरीक इंसाफ जो 2012 में जिस वक़्त मैंने पार्टी जॉइन की थी उस वक़्त जो बात कर रही थी, तो तरजीहात के अंदर फ़र्क ज़रूर नज़र आता है। लेकिन बुनियादी सोच, पहले भी तहरीक इंसाफ इमरान खान थी, आज भी तहरीक इंसाफ इमरान खान है। और आप तो इस बात की बिल्कुल आपने परवाह नहीं की कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इमरान खान है तो आप जाएंगे और इलेक्शन के लिए कंटेस्ट भी करेंगे, वोट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, चाहे वो बैंगन ही क्यों ना मिल रहा हो। लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर, अगर वहाँ के इलेक्शंस की बात की जाए, पीटीआई में ऐसी सोच पाई नहीं जाती कि उनको कंटेस्ट करना चाहिए। कुछ घंटों की बात है, लोग कह रहे हैं कि फर अभी फैसला हो जाए शायद इस पर। फैसला हो जाए। देखें, अगर वो बॉयकॉट करते हैं ना, तो मेरे ख्याल में उमूमी तौर पे तो मैं सियासी पार्टी का इलेक्शन के बॉयकॉट के बिल्कुल सख्ती से ख़िलाफ़ होता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में अगर कभी वजह बनती है ना, तो इस वक्त ये वजह बनती है। आप गिलगित बल्तिस्तान आपने देख लिया। आप पुराना 2024 का इलेक्शन तो चले छोड़ देना, अभी जो महीना पहले गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ, मैं गिलगित बल्तिस्तान में और मेरी बीवी बहुत जाते हैं, हम हर साल कम से कम 2 दफ़ा वहाँ पे जाते हैं। बड़ा हमारा एक ख़ास लगाव है मेरा उस खत्ते के, मेरे ख्याल में दुनिया की बेहतरीन जगह है। आप अगर आज वहाँ पे फ्री फेयर इलेक्शन करा देते
तो 24 में से कम 18 सीटें तहरीक इंसाफ की थी। तहरीक इंसाफ ने हिस्सा लिया, मेरे ख्याल में शायद आखिर में एक सीट भी नहीं उनको मिली। तो सिवाय उस इलेक्शन को लेजिटिमाइज करने के और क्या हासिल हुआ? मेरे ख्याल में अगर बिल्कुल इसकी लेजिटिमेसी ख़त्म कर दी जाए और इलेक्शन में हिस्सा ही ना लिया जाए तो मेरे ख्याल में इतना कोई बुरा फैसला नहीं होगा। सियासी तौर पे बुरा फैसला माना जाएगा, आप माने ना माने, ये कंटेस्ट करना बेहतर होता है वॉक ओवर देने से। हमेशा नहीं, उस अमूमी तौर पे बिल्कुल दुरुस्त है, अमूमी तौर पे बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर कौमी असम्बली का इलेक्शन हो रहा हो तो शायद मेरी राय मुख्तलिफ हो, लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के लिए, जैसे मैंने कहा, दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट हो सकती हैं बाय द वे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वाजे नहीं है कि यही सही रास्ता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये वाजे है कि ये गलत है ये फैसला। अगर बॉयकॉट को फैसला करें, अभी तो हुआ नहीं है। अभी हुआ नहीं है, सोच बहरहाल थी, हमने सोचा कि आपसे पूछ जी, लेते हैं इस बारे में। जी। चलिए, ये तो हो गया एक मामला। अब ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल क्या रहा है, केबी में चल क्या रहा है मामला? तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में नहीं है, कुछ सुधार नहीं आ पा रहा चीज़ों में लोगों के लिए। देखें, तहरीक इंसाफ के जो हालात हैं ना, वो मैं हमेशा कहता हूँ वो हो नहीं गए, वो किए गए हैं। और इसकी कसौटी क्या है आपके पास? सोशल मीडिया? नहीं, नहीं, हम्म? सोशल मीडिया नहीं है। आप पहली बात तो 2024 के आप इलेक्शन देख लें, ठीक है ना? वहाँ तो उन्होंने गलती कर दी ना, उस वक़्त उनको अंदाज़ा नहीं था कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत सब निशान छीनने सब के बावजूद क्या है। तो इलेक्शन डे पे वोटिंग बिल्कुल फेयर हो गई। तो आपको नज़र आ गया उस दिन शाम को 5 बजे और 10 बजे के दरमियान हो क्या रहा था, ठीक? एक तो वो सबसे बड़ा जहाँ लिटमस टेस्ट है। उसके अलावा आप बाहर सड़क पे तो निकल के देखिए। मैं दहशतगर्दी अदालतों के चक्कर लगाता रहता हूँ मुख्तलिफ शहरों के अंदर, तो मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, लोगों से मिलना होता है। तहरीक इंसाफ की सपोर्ट, और ये मैं 3 साल से कह रहा हूँ, आप आगे भी देख लीजिएगा, जब तक इमरान खान जेल में तहरीक इंसाफ की सपोर्ट सिर्फ बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। और आप तो बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं कि आप अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो जेलों में भी बंद मैंने हैं, आपको बोला ना, बहुत सिर्फ मुश्किल में। 50-50, 100-100, 150 साल की सज़ा हो चुकी है। लीडरशिप में से मेरे ख्याल में इस वक़्त तकरीबन कोई 8-10 के करीब ऐसे हैं जो जेल के अंदर मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा तवील अरसे से तो जो कोट लखपत में हमारे 4 लोग, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज़ चौधरी और उमर सरफराज चीमा हैं, वो हैं। इमरान खान को 5 अगस्त को पूरे हो जाएंगे 3 साल। इनको तो 3 साल पूरे हुए हुए तो मई में पूरे हो गए थे। फिर 19 अगस्त को शाह महमूद कुरैशी को के 3 साल पूरे हो जाएंगे। आलिया हमज़ा हैं, और लोग हैं ऐसे जो इस वक़्त, हसन नियाज़ी है। उन्होंने ख़त भी लिखा था जेल से कि हम सीनियर तरीन क़यादत हैं और संजीदा कोशिशें बातचीत के तहत की जाएं ताकि मामलात में सुलझाव आए, जिसके ऊपर काम नहीं किया गया पीटीआई के हलकों में। और साथ में ये शिकवा भी है कि उनसे कोई मिलने नहीं चाहता। खुद आपने कोशिश की? मेरी इनमें से सबसे मुलाकात हो चुकी है। आप जाके कुछ मिले? कुछ में कुछ से एक दफ़ा से ज़्यादा हुई है। अब जो है वो उन्होंने बहुत ही मुश्किल कर दिया। पहले तो फिर भी ज़रा निस्बतन आसान होता था, अब ज़्यादा मुश्किल कर दिया उन्होंने मिलने का, क्योंकि कि ट्रायल, उसकी वजह ये है कि ट्रायल इनका जेल में मुंतकिल कर दिया है। पहले तो दहशतगर्दी अदालत आते थे, हम भी वहाँ जाते थे मुकदमे के लिए, इनको भी लाया जाता था, तो वहाँ मुलाकात हो जाती थी। फिर एक दो दफ़ा हुआ है कि अस्पताल में ये थे, तो उनसे मुलाकात हो गई थी। देखें, मेरी तहरीक इंसाफ की सिर्फ एक तनकीद रही है और वो 3 साल से वही है। मैं 3 साल से ये कह रहा हूँ कि हमारी हिकमत अमली जो है उसके ऊपर नज़र-ए-फ़ानी की ज़रूरत है। आप कोई दहशतगर्द जमात नहीं है, आपके ऊपर जितने मर्ज़ी दहशतगर्दी के मुकदमे बना दिए जाएँ, जो मर्ज़ी इल्ज़ाम लगा दिए जाएँ, तहरीक इंसाफ कोई दहशतगर्द जमात नहीं है। ये मुतवस्सित तबके और गरीब पाकिस्तानी की, पढ़े लिखे लोगों की, कानून पर अमल करने वाले लोगों की जमात है। तो बंदूक उठा के तो आप कोई मुकाबला कर नहीं रहे हैं। तो बंदूक उठा के अगर मुकाबला नहीं करेंगे तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता फिर एंगेजमेंट का ये है ना कि बातचीत की जाए और उसके अंदर कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसमें जो बुनियादी आपका हदफ है, जो बुनियादी आपका नज़्म-ओ-ऐन है, जो बहुत सादा-सा है। बुनियादी नज़्म-ओ-ऐन बिल्कुल सादा है, वो ये है कि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान के अवाम को करने का हक़ है।
और पाकिस्तान जो है उसकी बुनियाद ही इस जमहूरियत के ऊपर रखी गई है। ये है बुनियादी नस्बुल ऐन। जैसे इमरान खान बार बार कहते थे कि हदफ के ऊपर, नस्बुल ऐन के ऊपर समझौता कभी भी नहीं करना चाहिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए समझौते कर लेने चाहिए, ठीक है ना। इसलिए पार्टी के अंदर एक सदर आई भी मौजूद है, और ख़ास तौर पे ये लोग मेरे ख्याल में जितना हक उनका बनता है कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, उतना तो और किसी का भी नहीं ना। सबसे ज़्यादा देर जेल में गुजार दी सीनियर लीडरशिप हैं, कोई 75 साल का है इनमें से, कोई 70 साल का है। बुज़ुर्ग लोग जो हैं, बीमारियां सख्त बाय दी हुई इस वक्त। इजाज़ चौधरी की किडनी का बहुत सीरियस प्रॉब्लम हुआ है इस वक्त। अपने यास्मीन राशिद की बीमारी बढ़ती चली जा रही है, डॉक्टर्स वार्न कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता ये बहुत सीरियस हो सकता है। जो उनका स्पाइनल, उनका कैंसर का तो वैसे ही है, लेकिन उनकी स्पाइनल जो सिचुएशन है उसकी वजह से। उनकी बात में वज़न भी है, मैं उससे 100% इत्तेफाक भी करता हूँ, और मेरे ख्याल में बिल्कुल उनकी बात सुनी जानी चाहिए। मैं अब हुकूमत की तरफ से मैं आपको बता दूँ, हुकूमत कहती है कि जो हो ये जो है ना, ये तहरीक इंसाफ वाले बात ही नहीं करने को तैयार। ये मैंने कुछ साल पहले तजवीज़ दी थी। यार इन लोगों ने तो ख़त लिख दिया ना। एक वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी, कोई आम मेंबर नहीं है, वाइस चेयरमैन है पार्टी के, आज भी वाइस चेयरमैन है। और अब उनको 26 है ना, उनको हो गए जनाब 13 साल वाइस चेयरमैन बने हुए पार्टी का। उन्होंने भी वो खत साइन किया है। आपके ख्याल में जो इस वक्त लीडरशिप है उसमें टूट फूट है, संजीदा लोग नहीं हैं, ऐसे लोग नहीं हैं जो सियासी हैं, उनको बात समझ में नहीं आती, और ये मसला है, गाड़ी में बिठाएं, कोट लखपत से बाहर निकालें, इन पांचों को साथ बिठाएं और इन पांचों की बातचीत करवा दें आप हुकूमती जो भी टीम है उसके साथ। अगर वाकई हुकूमत इस मामले में संजीदा है, जो बार बार सब कहते हैं बशमूल वज़ीर आज़म के, अभी आपने देखा था बजट के इजलास के एंड में पार्लियामान में सारे कैमरास लगे हुए, वज़ीर आज़म गए, तमाम वो लीडरशिप के साथ मिले। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि अभी गले मिल के रोना शुरू कर देंगे, इतने जज्बाती हुए हुए थे, और हमें मिलकर जो है बेहतरी करनी चाहिए। आपको पता है उसके 24 या 48 घंटे के अंदर अंदर एक और मुकदमे का फैसला हुआ, लाहौर का 2023 का मुकदमा, जिसमें यास्मीन राशिद, इजाज़ चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 17-17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। ये वो मुकदमा था जिसका वक़ूआ उस दिन हुआ जिस दिन ये पहले से गिरफ्तार कोट लखपत में मौजूद थे। तफ्तीशी ने अपने बयान के अंदर कहा कि जी मेरे पास कोई सबूत नहीं। क्या सबूत तो बेचारा देता, वो तो जेल के अंदर बैठे हुए थे। तो मैं वज़ीर आज़म की वो कैमरा के लिए परफॉर्मेंस के ऊपर यकीन करूं, या ये जो 17 साल की कैद सुनाई गई है उनको, उस पर यकीन करूं? आप वकला के ऊपर यकीन करने की कोशिश करें, अच्छे वकील करें आप, जो कम से कम बात तो आपका केस तो अच्छी तरह से लड़ें। सलमान अकरम राजा जो हैं वो पाकिस्तान के बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स में से हैं, जो सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के चेयरमैन इस वक्त बैरिस्टर गौहर एक टॉप नॉच लॉयर हैं। सलमान सफदर पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिमिनल लॉयर्स में से हैं। मसला वकील का नहीं है, नहीं, वो मसला वकील का नहीं है। अगर ये सारे हालात होते और इमरान खान अंदर होते, तो क्या आपकी भी यही चॉइस होती क्या कि हम सिर्फ मुलाकात के लिए इसरार करते रहेंगे और बाकी हम कुछ नहीं करेंगे? मैं तो आपको बता दें, मैं तो बड़ा तफसील में ये जवाब दे चुका देखिए हूं, ना, मैं तफसील में जवाब दे चुका हूँ। देखिए, मसला जो है वो वकील के अदालत में केस लड़ने का नहीं है, मसला मजमूई तौर पर जो हिकमत अमली है उसका है वो। और मैं केसेस की बात नहीं कर रही इस वक्त, मैं इस वक्त बात कर रही हूँ अच्छा, उस political वकील की कि वो activity की। वकील हो। मैं पॉलिटिकल एक्टिविटी जी की जी बात जी, कर रही हूँ, मैं ठीक, वापस आ चुकी हूँ, ओके, मैं ओके, मैं केसेस से हट चुकी हूँ अब, ओके, ठीक है। सही। अब हम देख लेते हैं इसको। अली अमीन गंडापुर साहब के अपने इश्यूज रहे, और अब सुहेल आफरीदी है, उनके अपने मामलात हैं, सही, और इस सारे के सारे किस्से में एक ओपिनियन आती है हलीमा खान साहिबा की भी, सही, और उनका आपने सुना भी होगा, सही, बहुत ज़्यादा बात भी की गई इसके ऊपर कि कैदी से मिलने के लिए, सही। भाई से मिलने के लिए वो किस हद तक तैयार थी, या वो कितने लोगों को वहाँ जाने भी दे रही थी। ये भी तो एक इशू है ना। ये सब इशू नहीं है? बिल्कुल भी इशू नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। ये आपने सब बातें दुरुस्त की, ठीक है ना। अली मीन सुहेल का आपस में जो है वो इख्तलाफात भी चल रहे हैं। अलीमा ख़ान की और जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है उनके ख़यालात हमेशा मिलते नहीं हैं, ये सब आप दुरुस्त कह रही है। ये सब इर्रेलेवेंट है, ये सारे हुकूमत के बहाने हैं टॉक शो में बात करने के लिए। मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ ना, अगर हुकूमत आखिर में किसके साथ बातचीत करनी है, हुकूमत के साथ करनी है ना। ताकत इसको किसके पास है? हुकूमत के पास है। ये तो जेलों में बैठे हुए हैं ना, ये तो ताकतवर नहीं है, ताकत तो सारी हुकूमत के पास है।
हुकूमत अगर बातचीत वाकई में करना चाहती है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप प्लीज किसी हुकूमती रुकन से बोलें, इस बात का जवाब दे दें कि क्या शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन हैं इस पार्टी के या नहीं। सुहेल आफरीदी ज्यादा सीनियर हैं, अली अमीन गंडापुर ज्यादा सीनियर हैं, जुनेद अकबर ज्यादा सीनियर हैं, सलमान अकरम राजा ज्यादा सीनियर है, या शाह महमूद कुरैशी ज्यादा सीनियर है? भाई सीनियर तरीन आदमी इन राइटिंग लिख के पब्लिक पोजीशन ले रहा है, आप उसके साथ क्यों नहीं इंगेज करते? करें ना शाह महमूद कुरैशी के साथ इंगेज, करने दें तनकीद बाकी पार्टी को। पीटीआई के मौजूदा लोग तो माने इस बात को कि उन्होंने फिर बात फिर किया, हमें मैं उस पे फिर चलना मैं वही चाहिए, ताकत हमें उस पे चलना चाहिए। बेबी, वो तो उनको बेबी, माने सीनियर, ये वो सब तो ये उनके खत सब काट का इतराफ ये करें। सब बहाने हैं। फिर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, इख्तियार और ताकत इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप के पास नहीं है। वो नहीं फैसला कर सकते, सुन ली ना बात, वो नहीं फैसला कर सकते कि शाह महमूद कुरैशी से राना सनाउल्लाह या किसी इनकी आजम नज़ीर तारड़ की मीटिंग होनी है या प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होनी है, ये उनके इख्तियार में नहीं है। करें ना एक दफ़ा, मैं बोल रहा हूँ भाई आपसे, देखिए मैं आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूँ, ठीक है ना, करें ज़रा शाह महमूद कुरैशी को बुलाएं ना, साथ इन चारों को, बाकी जो कोट लखपत में इन पांचों को बुलाएं, इनके साथ मुलाकात करें और करने दें तनकीद तहरीक इंसाफ की मौजूद लीडरशिप को। मैं देखता हूँ कैसे एतराज़ करेंगे। पीटीआई में स्ट्रक्चर नहीं है और ये सबसे बड़ा फ्लॉ है। स्ट्रक्चर है ना, वाइस चेयरमैन, मैं आपको बता रहा हूँ, चेयरमैन, आप चेयरमैन से बात कर लें। मेरे कहने की बात मकसद ये है कि इस वक्त चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी दोनों गिरफ्तार हैं। एक अडियाला बैठा हुआ है, एक कोट लखपत बैठा है। ऐसा नहीं है कि हुकूमत की वहाँ तक कोई रसाई नहीं है, जाने से वहाँ कोई रसाई बात नहीं है। जिस दिन भी हुकूमत सीरियस होगी ना, संजीदा होगी, इस वक्त ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले पार्टी को तोड़ फोड़ का शिकार करो, राइट, चेयरमैन को भी जेल में डाल दो, वाइस चेयरमैन को भी जेल में डाल दो, ये सब करने के बाद उसके बाद बोले यार हम किससे बात करें यार, ये तो पार्टी टूट फूट का शिकार है। ये सब बहाने हैं। कौन आया प्लांटेड? एक दो नाम तो बताइए नहीं, जरा। मुझे नहीं, अगर दीजिए ना। अगर आपको मुझसे ये नाम पूछने की जरूरत पड़ रही है ना, पड़ रही है। तो इसका मतलब फिर आप संजीदा सहाफी ही नहीं है। फिर मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। आप ना करें टाइम नहीं, बर्बाद, लेकिन आप कम से कम सवाल करें, आपका आपको देना। कौन प्लांटेड आ आपका गया? आपका अपने आप बताइए, मैं आपको 10 नाम ले दूं, आप नहीं, बताइए। नहीं, आपको इस वक्त मसाला चाहिए, बड़े जबरदस्त बिकेगा। वैसे अभी मैं नाम ले लूं ना, ओए होए, जैसा ये वायरल नहीं, होगा ऐसे क्लिप, नहीं। ऐसा और कोई नहीं होगा। तो भाई आप तो मैं नहीं बताइए लूंगा ना। ना नाम, क्यों मैं नहीं नहीं, लेंगे? मेरी मर्जी, अरे मेरी मर्जी, मेरा जवाब मेरी मर्जी। चलिए ठीक है, ये महदूद जवाब था। हाँ, ये पूरा जवाब नहीं था। बिल्कुल ठीक है भाई, मेरी मर्जी है ना, मैं दूध दूं पूरा दूं। अब आपने सवाल बात पूछना ऐसी आपकी कर दी, मर्जी। हमने आपसे पूरा सवाल किया और आपने हमें आधा जवाब दिया, हम इसको ऐसे ही लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, That's चलिए, fine, ठीक that's है। fair। अच्छा, मुझे कुछ बताइए, कुछ अपने ऐसे फैसले ये जो है ना, के बारे सॉरी, मैं इसके बाद, फरमाइए। ये जब नए नए हम लोग जाते थे ना टीवी पे, हमारे एमपी एमएनए इलेक्ट होके आ गए, तो उसको हम ये हमेशा बताया करते थे, भाई सवाल करना एंकर की मर्जी है, जवाब तुम्हारी मर्जी है। अगर आज हमने बात करनी है ना कि जो रिपोर्ट आई है और उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, तो वो आपसे पूछेगा ना कि ये बताइए कि शाह लदत्ता में चोरी क्यों हुई, तो आपने जवाब में ये कहना है कि देखें पिछले साल की निस्बत इस साल एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ गई हैं। सो ये तो हमारी सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, हम दूसरों को ट्रेन करते रहे। देखिए, तो सवाल पूछना आपका काम, जवाब देना मेरा काम। देखिए, आप तो ये काम बड़ा बेहतरीन कर गए, लेकिन पीटीआई के कुछ दीगर वज़रा ऐसे थे जो बहुत बुरी तरह इसमें फंसे। उनके मीम्स भी बने, बिल्कुल उनसे सही। पूछा भी गया, सही। और उनसे आज तक ये पूछा जाता है कि भाई आपने पहले दर्जे में सच क्यों ना बोल दिया। क्यों? वैसे आपने उनको ये क्यों नहीं समझाया कि अगर पहले दर्जे में सच बोल दो तो जान छूट जाती है बहुत सारी चीजों से। नहीं, लोग बुरा मानते हैं। वो शायद मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार, ज़्यादा ज़हीन थे, उन्होंने बेहतर अप्रोच ली। बड़ा कोई बेहतर काम किया जैसे उन्होंने, ऐसा तो ना हो सका। लेकिन मैं ऐसे ही आपसे ये जानना चाहती हूँ, दीगर सवालों से पहले, सच बोल देना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सबसे अच्छा यही होता है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा लगा कि पीटीआई ने सच नहीं बोला या आधा सच बोला, अपनी मर्जी से चीजें की। हो सकता है, ऐसा नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल सियासत के अंदर ऐसा किया जाता है। झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, किसी सूरत में नहीं बोला। खैर, मेरी माँ ने, जब मेरे बचपन में हमारी परवरिश हो रही थी ना, तो हमारे घर में सच के ऊपर बहुत जोर दिया जाता था। तो अम्मी ने ये कहा कि 2 सूरत के अंदर आप सच ना भी बोले ना तो वो ठीक है। वो क्या 2 चीज़ें? किसी की जान का ख़तरा हो, आपने किसी की जान बचानी हो उसके लिए,
या किसी का दिल टूटने से बचाने के लिए आपसे किसी ने पूछा जी मैं कैसा लग रहा हूँ, आप बोलें जी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, चाहे वो बिल्कुल भी अच्छा ना लग रहा हो मिसाल के तौर पे। झूठ नहीं बोलना चाहिए सिवाय इन जो मैंने कहा इन चीज़ों के। लेकिन कभी ये भी अम्मी ने मुझे सिखाया, ज़रूरी नहीं होता हर बात जो दिमाग में आए तो बंदा बोल भी दे, तो कभी पूरी बात ना करना ठीक होता है, उसमें कोई खराबी नहीं। हुआ है वैसे ऐसा अब तो जो दिमाग में आया कह दिया और फंस भी गए, गड़बड़ा गए उसके बाद में? होता है, हाँ होता है कि बोल दिया था यार, नहीं बोलते तो अच्छा था, बिल्कुल होता है। चलिए, शाहरुख खान की भी याद दिला दी आपने हमें। वो वही क्या इस फिल्म करते का हैं? डायलॉग है उनकी मैं- मूवी का डायलॉग है, मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया था। आज आपने उनकी भी याद दिला दी। मैं चलिए, जबरदस्त मैं काम किया। इंडियन मूवीज नहीं बहुत देखी। शाज़ो नासिर दे नहीं देखी नहीं, है। उसने हमारी पाकिस्तानी शाज़ो अदाकारा ने काम किया, शाज़ो माहिरा खान थी उसमें, शाज़ो जब भी हमने रेफरेंस नासिर दिया। देखता हूँ, लेकिन शाहरुख खान की तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखता। नहीं देखती। आमिर खान अच्छा एक्टर है आमिर खान उसमें, अच्छे हाँ, एक्टर वो है। बेहतर है। वैसे मैं फिर भी आपको बता दूं, माहिरा खान ने उसमें काम किया था। वेरी गुड, हाँ, जबरदस्त, पाकिस्तानी, हमें अच्छा लगा था ये। बहुत अच्छी बात। चलिए, आमिर खान आपने बता दी, और कोई अदाकार जो आप हमें बताना चाहें? गैर सियासी सवालें चले कर लेती हूँ मैं, मौजू निकल आया है क्योंकि मूवीज देखते हैं शौक से, टाइम निकालते हैं। मूवीज जी, मैं और मेरी बीवी जो हैं वो रेगुलरली हम मूवी देखने के लिए ज़रूर जाते हैं। आई वुड से 97-98% जो है वो इंग्लिश मूवीज़ होती हैं। अभी एक नई पाकिस्तानी बड़े दिनों के एक बीच में पैच आया था, बहुत अच्छी पाकिस्तानी मूवीज़ बन रही थी, जिस वक़्त वो मंटो बनी और 2-3 बहुत अच्छी नामालूम अफ़राद, बहुत अच्छी मूवीज़ बनी। अभी बनी है एक मूवी जो मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन बड़े अरसे के बाद मैंने पाकिस्तानी मूवी बहुत एन्जॉय की, और मैं ये कह ये रहा था कि मेरी बीवी कही थी, हाँ, अच्छी थी। मैंने कहा अच्छी नहीं थी, ज़बरदस्त थी। कहती इतनी भी अच्छी नहीं थी। मैं कहा तुम्हें नहीं समझ में आएगा। इसको एन्जॉय करने के लिए आपको लालू खेत का, फेडरल बेरिया का सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना, कि वो जो मज़ाक वहाँ पे चलता है नौजवान लड़कों में, वो आपको पता होना चाहिए। बस वो तो बहुत अच्छा है, रियली एंजॉयड माय सेल्फ। नाम नहीं याद आ रहा उस मूवी सही, का। अच्छे बच्चों की तरह सोच करके हाँ, हमें नाम याद करके जरूर लेकिन अच्छी बताइएगा। बेस्ट पाकिस्तानी मूवी जो पिछले कई सालों में हमने देखी है, मौला जट। सरप्राइजिंगली मौला पंजाबी जट। मूवी, आउटस्टैंडिंग, पूरी समझ में आई है। आउटस्टैंडिंग मूवी। बहुत जबरदस्त अच्छी। जबरदस्त, ये तो अच्छा हो गया। चले, कराची का आपने तस्करा किया। कराची बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं हासिल कर सका पीटीआई दौर में। वैसे तो बहुत सभी का किस उमूमन यही हाल किसके हमने देखा किसके है। किसके निस्बतन किससे मुवाजना कर रही हैं? क्योंकि मुवाजना है, नहीं हो सकता, इसलिए काम भी नहीं करना। नहीं, ऐसा नहीं है ना। मैं इसलिए पूछ रहा ये था किससे, बताए ना, नहीं मैं पूछ रहा मुवाजना तो हो ही नहीं था। सकता, करना किसी ने नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा था, मैं आपसे बोला था स्टेज सेट कर लेना। क्यों, चले मैं आपको मुवाजना बता देता हूँ। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ज़्यादा कराची के अंदर जो काम हुआ जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में हुआ। मैं इसलिए बोला था आपसे, ठीक है ना। और क्यों हुआ, मैं किसी वजह से आपको ये बात हो रहा हूँ क्यों हुआ। सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ एक अच्छा बाइख्तियार मुकामी हुकूमत का निज़ाम, पहले जमात इस्लामी की क्या नाज़िम, और उसके बाद MQM के नाज़िम, नेमतुल्लाह और फिर मुस्तफ़ा कमाल, ताकतवर मुकामी हुकूमत का निज़ाम और पूरी बैकिंग पीछे से वफाक की। ये लीगल स्ट्रक्चर है जिसके तहत कराची के अंदर काम किया गया। उसके बाद आ गई अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत का इंतकाम आ गया 2008 से, और वह इंतकाम जारी व सारी है, ज़ोर व शोर से जारी है। और अगर किसी को उस इंतकाम के बारे में कोई शक हो तो एक चक्कर यूनिवर्सिटी रोड से लगा ले तो उसको बिल्कुल याद नज़र आ जाएगा कि जमहूरियत का इंतकाम चीज़ क्या होती है। जो हमारे वक्त में कमज़ोरी थी, पिछले 20 साल के अंदर कभी भी इतना बड़ा वफाक की तरफ से तरक्याती मंसूबा कराची के लिए नहीं बनाया गया जो हमारी हुकूमत में बनाया गया। 625 अरब रुपए की वफाकी हुकूमत के 5 बड़े मंसूबे थे। अगर आप बोलेंगे तो मैं उनको जल्दी जल्दी उनका बता दूंगा कि बना क्या उन मंसूबों का। और उसके अलावा बहुत सा पैसा जो है वो छोटी स्कीम्स के अंदर भी लग रहा था। यहाँ तक कि जो मुश्तरका मुफादात काउंसिल की मीटिंग होती, नहीं, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग थी, जिसके अंदर पाकिस्तान का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान अप्रूव होता है, उसमें सूबाई वज़ीर आला भी होते हैं, वज़ीर आज़म चेयर करता है। वज़ीर आला सिंध ने एतराज़ किया कि वज़ीर आज़म साहब बड़ी अच्छी बात है, आप कराची में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन ये आपका काम नहीं है जो चीज़ें आप कराची में करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी भी
इतना मैं ज़रा तफसील में इसलिए जा रहा हूँ कि ये बहुत ही मेरे दिल के करीब है और इंतहाई कराची के लिए ज़रूरी है। कराची मेरे दिल के करीब है तो इसलिए कराची के मसाइल का हल भी मेरे दिल के करीब है। जब तक आप इस वक़्त का निज़ाम क्या है, कानूनी निज़ाम क्या, आइनी निज़ाम, सूबे के पास है तमाम इख्तियार जो मुकामी मसाइल होते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची का मसला है, पुलिसिंग कराची का मसला है, सड़कें टूटी हुई हैं कराची का मसला है, पानी नहीं है कराची का मसला है। ये तमाम की तमाम चीज़ें सूबाई इख्तियार के अंदर हैं। इनमें से एक चीज़ भी वफाक के इख्तियार में नहीं है। आपका मुकामी हुकूमत का निज़ाम लंगड़ा लूला टूटा हुआ ना होने के बराबर, जो वो इतना नहीफ कमज़ोर सा वो निज़ाम था, उसमें से भी चीज़ें निकाल निकाल के प्रोविंशलाइज करते जा रहे हैं। वो पहले बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो कराची से सिंध हो गई और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इलाज ये है, एक आइनी तरमीम चाहिए पाकिस्तान को, जिसको हम कहते हैं, हमने बड़ी पूरी कैंपेन चलाई हुई उस पर, एक तरमीम अवाम के लिए। क्यों? क्योंकि आप ताकतवर को और ताकत देने के लिए तो 26वीं भी कर ली तरमीम, 27वीं भी कर ली तरमीम, और भी आ जाएगी। सब इसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं, तमाम ताकतवर को और मजीद ताकतवर करने के लिए। भैया एक जब इतनी तरमीमें करे लो, एक अवाम के लिए भी तरमीम कर लो और मुकामी हुकूमत को बाइख्तियार बना दें। उसके अंदर इख्तियारात क्या हैं आइन में लिख दिया जाए, वसाइल का हिस्सा क्या मिलेगा आइन में लिख दिया जाए, NFC अवार्ड के अंदर शामिल कर दिया जाए और प्रोटेक्शन दे दी जाए कि ये जो सूबाई हुकूमत जो उड़ा देती है मुकामी हुकूमत के निज़ाम को, वो इख्तियार उनसे छीन के मुकामी हुकूमत के हाथ में ख़ुद दे दिया जाए। ये 3 चीज़ों की तरमीम की ज़रूरत है। अब मैं, अगर आप चाहती हैं तो मैं ज़रा क्विकली बता दूँ आपको। 5 बड़े मंसूबे थे। पहला था ग्रीन लाइन, जिसकी सिर्फ एक सड़क बनी हुई थी, बाकी कुछ भी नहीं हुआ था। मैं वीकेंड पे यहाँ पे आता था, मैं अपने घर से दूर 1000 मील दूर उधर इस्लामाबाद में नौकरी कर रहा था, काबीना के अंदर, तो वीकेंड में अपने फैमिली वालों के पास आता था। उसमें से टाइम निकाल के हर वीकेंड मैं यहाँ पे रिव्यू करता था। SIDC जिस इदारे के ज़रिए हम वो काम करवाए थे, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, उनके साथ मीटिंग करके हमने ग्रीन लाइन चला दी। बल्कि बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई, उस वक्त रेड लाइन पे सूबाई हुकूमत काम कर रही थी, ग्रीन लाइन पे हम काम कर रहे थे। सूबाई एक वज़ीर ने तकरीर की बड़ी ज़बरदस्त, उन्होंने कहा जी हम रेड लाइन जो है वो इनकी ग्रीन लाइन से पहले चला के दिखाएंगे। हमने 2021 में ग्रीन लाइन चला दी, 2026 अभी भी रेड लाइन का इंतज़ार हो रहा है। फिर दूसरा था कराची, याद है आपको तारीख़ के अज़ीमो शान क्या बोलना चाहिए बयानात में से एक, जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, और जो ज़्यादा पानी आता है तो कराची डूब जाता है। हमने 70 अरब रुपए खर्च किए। 5 बड़े जो कराची के नाले हैं, गुज्जर नाला, औरंगी नाला 3, और उनकी डेप्थ बढ़ाई, उनकी विड्थ बढ़ाई, जो घर उसके लिए टूटे उनको मुआवजा दिया, उनके घरों का, 7 सड़कें बनाई गई। उसके बाद से बहुत बारिश भी हुई है और बहुत पानी भी आया है, लेकिन कराची डूबा नहीं है, क्योंकि 70 अरब रुपए का वो काम हम मुकम्मल करके जा चुके हैं। तीसरा प्रोजेक्ट था K4 का। K4 सूबाई और वफाकी हुकूमत का मुश्तरका प्रोजेक्ट था। 2008 शुरू हुआ, बंद पड़ा हुआ था, कुछ नहीं हो रहा था। मैंने वज़ीर आज़म को कहा, और बाय द वे मैं आज तक कभी इमरान खान के पास नहीं गया था कुछ कराची के लिए मांगने के लिए, जिस पे इमरान खान ने ना की हो। मैंने कहा जी ये जो है ना, सिंध हुकूमत के साथ मिल के हम अगले 25 साल भी नहीं बना सकते, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी वफाक में लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ले लो। 25 अरब का कोई प्रोजेक्ट था, उसको हमने 125 अरब जब अपडेट किया तो वो ज़ाहिर है वो 2008 का था। वापडा के साथ एग्रीमेंट साइन हो गया। अगेन मैं खुद पर्सनली सुपरवाइज करता था सारी मीटिंग्स उनको। वापडा का साथ एग्रीमेंट साइन हो गया। सितंबर 2023 पानी कराची की दहलीज पे पहुंचना था। फिर उसका दूसरा हिस्सा है जो शहर के अंदर तहसील है पानी की, वो सूबाई हुकूमत ने करना है। मैंने कहा भाई हम वहाँ पे कराची की दहलीज पे हमने ये पहुंचाना है। सितंबर 2023 मैंने जनरल साहब, क्या नाम था यार उनका, नाम आजकल बुढ़ापा आ गया, नाम भूल जाता हूँ। सो वो जनरल साहब से मैंने कहा, वापडा के जो चेयरमैन थे जनरल मुजम्मिल से कि जी सितंबर 2023 में कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है 17 अगस्त 2023 इमरान खान का आखिरी दिन होगा वज़ीर आज़म। मुझे आपने ये 14 अगस्त 2023 को मैंने इनाग्रेशन करवानी है इमरान खान से इसकी। उन्होंने कहा असद मैं पूरी कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, सिर्फ 1 महीना आगे करने के बाद। 2026 आ गया है, कोई K4 के मुकम्मल होने के नामो निशान नहीं है, क्योंकि फंडिंग ही रोक दी गई है। जैसे ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई, उन्होंने कहा भाई कराची को पानी की क्या ज़रूरत है ना, हमारा टैंकर माफिया वो पिलाएगा कराची को पानी। 3 प्रोजेक्ट हो गए जी। चौथा प्रोजेक्ट KCR,
सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन हुई, चीफ जस्टिस ने मुझे बुलाया, आपको पता केसीआर पे कब से काम हो रहा था। मैंने कहा जी ये आइन के मुताबिक ये सूबाई काम है, इंटरसिटी रेलवेज। तो चीफ जस्टिस कोर्ट में, भरे हुए कोर्ट में बैठे हुए, सारा मीडिया सामने, उन्होंने कहा ना इन्होंने कभी किया है ना कभी करेंगे, या ये आप करेंगे या नहीं होगा, आपने लेनी है जिम्मेदारी। मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दे रहा हूं, अब कौन एतराज करेगा। पूरा डिजाइन कंप्लीट, हम 1 या 1.5 महीने दूर थे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बिड्स मंगाने के लिए। 27 किलोमीटर एलिवेटेड, मॉडर्न बिल्कुल जो है ना, जैसे मुंबई वारा के अंदर 17 किलोमीटर या 16 किलोमीटर जो है ऑन ग्राउंड। कहाँ है प्रोजेक्ट, एक दिन का आगे नहीं बढ़ा। और आखिरी प्रोजेक्ट इसी तरीके से फ्रेट कॉरिडोर का था, केसीआर के बाद उस पर करना था। ये हमारी कमिटमेंट थी, ये हम कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, जिस वक्त ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था ना, सो मुझे याद, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने कहा ये कर लें, क्योंकि उस वक्त तक एमक्यूएम ने ऐलान कर दिया था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है पीपल्स पार्टी की जो तारीख है वो कराची दोस्त तारीख थी। कराची के लिए इतना काम किया हुआ था पीपल्स पार्टी ने कि एमक्यूएम ने फैसला किया कि हम पीपल्स पार्टी के साथ जा रहे हैं। नफीस लोग भी तो कहा था आपने। जी बिल्कुल, नफीस लोग, नफीस हैं भाई, नफीस है, उसमें कोई, खालिद मकबूल सिद्दीकी पढ़े लिखे बहुत नफीस इंसान है। अपने अमीन भाई, अमीनुल हक हमारे साथ, ये 2 लोग जो काबीना में हमारे साथ थे। मैंने कहा, मुझे याद है मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं अगली इलेक्शन कैंपेन में मुझे जो मज़ा आएगा ना कराची में कैंपेन करने का, क्योंकि हमें तो पता था कि पीपल्स पार्टी ने करना क्या है। सो वही हुआ जो हमें नज़र आ रहा था होना था। इस वक्त कराची जो बैठा हुआ है, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बजाय कि आपका इन्हिसार हो, कोई 1000 मील का अजीबो गरीब किसी ने आइडिया दे दिया है। अच्छा, एमक्यूएम भी कंफ्यूज है। एक तरफ उन्होंने असेंबली में बिल पेश किया हुआ है मुकामी हुकूमतों की उसके तरमीम के लिए, दूसरा वो कह रहे हैं कि जी वफाक के नीचे। यार ये आपको कैसे गलत फहमी हुई कि 1000 मील दूर बैठे हुए लोग जो, उनका कराची में कोई इंटरेस्ट होगा। और ये भी हमें बता दीजिए, चलिए आपको पता है अभी फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग की बात की गई है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, कि आबादी के लिहाज से नहीं, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से आप जो है ना फंड्स को एलोकेट कीजिए। आप, मुझे लगता है कि आपकी भी सोच थोड़ी थोड़ी ऐसे ही है क्या? देखिए, फार्मूला जो हैं वो दुनिया के अंदर बहुत से मुख्तलिफ फार्मूला इस्तेमाल किए जाते हैं। आबादी की जो बुनियाद के ऊपर जो पैसे दिए जाते हैं ना, उसके अंदर एक बहुत बड़ा, समझ लें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं, कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और इसमें आपने इंसेंटिव क्रिएट कर दिया है हर सूबे को कि जितनी आबादी बढ़ेगी उतने ज़्यादा पैसा मिलेगा। सो कोई मुख्तलिफ फार्मूला जो है उसके अंदर ये ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, इंसेंटिव कोई नहीं है कि ख़ुद अपने वसाइल लें, तो एक फार्मूला के अंदर ये भी अमेंडमेंट की ज़रूरत है कि सूबा जितना ज़्यादा अपने वसाइल जनरेट करे, उसको उसका फिर वफाक से भी ज़्यादा उससे पैसा मिले, क्योंकि वो खुद जो मेहनत कर रहा है उसको इनकरेज करने के लिए। अभी तो इसको, तो आपको पता है कि इस साल का अगर मैं बजट उठा के देख लूँ तमाम सूबों का मिला के, तो सूबों के पास जो तमाम पैसा है बजट में खर्च करने के लिए, उसका 91% वफाकी फेडरल डिविजिबल पूल से ट्रांसफ़र है, और सिर्फ 9% अपने वसाइल है। ये एक मसला है। अच्छा, अब ये बताइए, आजकल हमने सुना है एक साहब ये बता रहे हैं कि आपने ना कुछ मैनेज किया, आईएमएफ के पास नहीं जाना चाहिए, खुद करना चाहिए। फिर आप कॉल्स करते रहे, देर होती चली गई और उसका इम्पैक्ट बहुत गलत आया। आपने बहुत गलत किया किया था आपने, क्या नहीं किया था आपने? थोड़ा-सा हमें समझाएँ। अच्छा, नहीं, आपने 2 मुख्तलिफ इल्ज़ामात को मिला दिया। वो जो हाँ, साहब, बिल्कुल एनहांस नहीं, करके सही से समझा दीजिए। वो जो साहब वो जो कह रहे हैं, और वो हैं डॉक्टर अशफाक हसन। डॉक्टर अशफाक हसन खान बहुत बेहतरीन आदमी है, बहुत बेहतरीन आदमी है, बहुत अच्छे मईशत के एक्सपर्ट हैं। ये बात उनके जो भी इंटरव्यू में उन्होंने बात बोली, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो वाहिद आदमी थे, तमाम जितने भी सीनियर इकॉनमिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो वाहिद आदमी थे जो ये कहते थे कि आईएमएफ के पास ना जाओ। ये बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन वो शायद मेरी तरह उनकी भी एज हो गई है, तो जो उन्होंने याद किए ना इवेंट, वो ये कह रहे हैं कि सितंबर 2018 में, यानी हुकूमत आए हुए हमें 1 महीना हुआ था, तो मैंने कोई मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग के अंदर इकोनॉमिस्ट को बुलाया, और मैंने सबको फ़ोन कर के कहा कि आपने सपोर्ट करना है कि आईएमएफ के पास जाएं। यही कहा है ना उन्होंने कि आईएमएफ के पास जाएं, और मैंने मैनेज करके वो फ़ैसला करवा लिया। यार, अगर मुझे इतना शौक था आईएमएफ के पास जाने का, तो फिर मैंने आईएमएफ के साथ मायदा क्यों नहीं किया? ये अगर मैं ये मैनिपुलेट कर रहा था, जो मैं कह रहा था ना, आपने 2 इल्ज़ाम जो है मिला दिए। मेरे पर तो सारा इल्ज़ाम ये है
कि देर लगाई। देर लगाई ये आपने जाने पागल आदमी है, ये पाकिस्तान के गरीब अवाम और मुतवस्सित तबके के लिए लड़ता रहा आईएमएफ के लिए कि नहीं मैं इतनी बिजली की कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, नहीं मैं गैस की कीमत इतनी नहीं बढ़ाऊंगा, नहीं मैं 186 पे रुपए लेके जाऊंगा। अब 186 बहुत सस्ता लगता है, उस वक्त कोई 135 140 के करीब रुपया था, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये कोई बात है? आप बढ़ाएं भाई। अगर लोग जो हैं उनकी घर में बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं पूरे होते तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर कोई बीमार हो जाता है, बुजुर्ग घर का बीमार हो जाता है और आपके पास अस्पताल ले जाने के लिए पैसे कोई नहीं है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आईएमएफ का मुआहिदा तो हो जाएगा ना, स्टॉक एक्सचेंज तो अच्छी हो जाएगी। ये इल्ज़ाम लगता है मेरे ऊपर, ठीक है ना? बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा, आपकी वसातत से एक दफ़ा फिर, मैं ये दर्जनों दफ़ा ऑफ़र कर चुका हूँ, आपकी वसातत से फिर ऑफ़र कर रहा हूँ, जो भी शख्स, पाकिस्तानी नहीं दुनिया का कोई शख्स, अगर ये इस बात पर मेरे साथ बैठ के बात करने को तैयार है कि हम आईएमएफ के पास जो देर में गए उसका नुकसान क्या हुआ, तो मैं हाजिर हूँ। प्लीज़ ला मेरे साथ बैठे ना, ज़रा साथ बैठ के बताएं। तो ये तो टेक्निकल बात है ना, हार्ड डेटा पे नज़र आएगा, वो मुझे दिखा सकेंगे कि ये देखो क्या नुकसान हुआ। ये तो सियासी जुमलेबाजी नहीं है ना। अभी तो मुझे सिर्फ सियासी जुमलेबाजी मिल रही। तो जो भी एक्सपर्ट है, मैं आप ही के पास दोबारा आ जाऊंगा। बुला लें प्लीज़, खुदा का वास्ता ढूंढ के बुला लें, उनको बिठा दें। अब कमिंग बैक टू डॉक्टर अशफाक, ऐसा नहीं था। आईएमएफ को हमने बुलाया यहाँ पर, वो जो मैं जा रहा था ना उस दिन वर्ल्ड बैंक की मीटिंग, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ की, बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा। उसी रात हमने ऐलान किया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा से जाने से पहले अनाउंसमेंट कर दो। सो अनाउंसमेंट करके मैं चला गया वहाँ पे। क्रिस्टीन लगार्ड के साथ, जो आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर थी, उनके साथ मेरी मीटिंग हो, उनको मैंने बुलाया। यहाँ पर वो आए कि जी हम ऑप्शन देखना चाहते हैं। इन द मीन टाइम हम क्या कर रहे थे? हम इंतज़ार नहीं कर रहे थे, हम पॉलिसी के फैसले करते चले जा रहे थे। वो जो ख़राबी की बात करते हैं ना देर करने से, वो इसलिए होती है कि लोग रिफॉर्म को रेजिस्ट कर रहे होते हैं, जो करने की ज़रूरत है वो कर नहीं रहे होते। हमने क्या किया कि वो जो हमने फैसले किए ना, मैं उसकी बहुत टेक्निकल डिटेल में एक मोटी चीज़ बता दूँ। ख़तरा किस बात का होता है कि आपके ज़खायर गिर रहे हैं और बैरूनी खसारा बढ़ रहा है। ये होता है बुनियादी खतरा जिस वक्त आप आईएमएफ के पास जाते हैं, क्योंकि आपको डॉलर्स की ज़रूरत होती है कम हो गए। हमने दो काम किए। एक तरफ तो सऊदी अरेबिया से $3 बिलियन, यूएई से $2 बिलियन और चाइना से $3 बिलियन लिए $8 अरब का हमारे पास कुशन आया। और सऊदी अरब से $3 अरब की डिफर्ड पेमेंट फैसिलिटी ली ऑयल की इंपोर्ट के लिए, यानी $11 बिलियन का हमने बफर क्रिएट किया। नतीजा ये निकला कि हमारे ज़खायर बिल्कुल भी नहीं गिरे उस पीरियड के अंदर। उनको हमने आईएमएफ के अलावा एक ऑल्टरनेट सोर्स से फिल कर दिया। भाई भी वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि ये बड़ा गलत फैसला था और फौरन आईएमएफ के पास जाना चाहिए था, तो इसका मतलब वो जो हमने सऊदी अरब, चाइना और यूएई से पैसा लिया वो गलत लिया ना, नहीं करना चाहिए था, आईएमएफ के पास चले जाते। वो 2018 था, आज 2026 है। चाइना का वो $3 अरब हमने आज भी दे रहे हैं। भाई गलत फैसला था ना, वापस करो ना, मुंह में मारो चाइना के यार, ये असद उमर ने गलत किया था जो पैसा लिया था। सऊदी अरब को वापस करें। सिर्फ यूएई को वापस किया क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इंतजार नहीं कर सकते। और कैसे वापस किया है? आईएमएफ से पैसा लेके नहीं किया है, सऊदी अरेबिया से मजीद पैसा लिया यूएई को पैसा देने के लिए। सो वो पैसा $8 बिलियन जो है वो आज भी, वरना तो आपको पता $3 बिलियन पर रिजर्व चले जाए, आप बैंकरप्ट हो चुके थे। अच्छा, हमने जो है जब उनको बुलाया यहाँ पे, उन्होंने शराइत सामने रखी। बाय द वे, मैंने कभी भी नहीं कहा था हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, मैंने कभी नहीं कहा था। इमरान खान ने कई दफ़ा कहा। मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी ये है आईएमएफ के साथ जो नेगोशिएट करके हम जहाँ पर पहुँचे हैं। 90% इजाफा था, गैस की कीमतों में 50% इजाफा था, बिजली की कीमतों में डॉलर लेके जाना था 186 पे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैंने कहा कि ये आपकी 22 साल सियासी जद्दोजहद का डेथ नेल है। हमने ये अल्टरनेट क्रिएट कर दिया है, जाके फंडिंग चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई से अरेंज करके हमारे पास वक्त है, हम नेगोशिएट कर सकते हैं, साथ हम डिसीजंस लेते चले जा रहे हैं। तो वो जो खसारा एक तरफ ये आ गया कि आपके पास पैसे आ गए तो आपका ज़र मुबादला के ज़खायर स्टेबल हो गए। दूसरा काम कि वो जो बुनियादी मसला है कि जब बाल्टी में सुराख है और आपके पैसे जाते चले जा रहे हैं, हमारे जो हुकूमत में आने के, इमरान खान के वज़ीर आज़म और असद उमर के वज़ीर ख़जाना बनने से पहले जो 3 महीने थे, वो पाकिस्तान की तारीख़ के किसी भी 3 महीने का सबसे बड़ा खसारा था। $6.3 अरब का खसारा सिर्फ 3 महीने के अंदर, ठीक है जी। वो यानी $2.1 अरब माहाना,
$2.1 अरब डॉलर, 2100 अरब डॉलर माहाना खसारा हो रहा था। हम पहली सरमाई जो थी 2019 की, यानी सिर्फ उसके 6 महीने आगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, डेटा निकाल के देख लें, रिकॉर्ड पे हैं ये दोनों बातें जो मैं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पे हैं पुराने। खसारा $670 मिलियन माहाना पे आ गया था, यानी 2/3 खसारा कम कर दिया था जो हमने एक्शंस लिए थे, और उधर $8 बिलियन लेके आ गए। इसीलिए असद उमर ने वो आईएमएफ का मुआहदा नहीं साइन किया। हम निगोशिएट करते रहे। हमने आईएमएफ को दिखाया कि जो आप कह रहे हैं उसको करीब उतना ज़्यादा आवाम के ऊपर बोझ डाले बगैर हम बेहतरी कर सकते हैं। फिर वो आईएमएफ का प्रोग्राम निगोशिएट हुआ। और चलें, एक और बात है, वो इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो फिर बात करेंगे। अच्छा चलिए, ये बता दीजिए, पीटीआई को बड़े नुकसान भी पहुंचे सारी की सारी जर्नी में। ये बताइएगा, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल अगर थोड़ी एहतियात के साथ और थोड़ी तमीज़ के साथ कर लिया जाए, तो आपको नहीं लगता कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होने से बच जाती हैं? और इसकी तरगीब देनी चाहिए, खुद भी इसका ख्याल रखना चाहिए। देखें, सोशल मीडिया उमूमी तौर पे, सिर्फ तहरीक इंसाफ की, मैं सियासत की भी नहीं बात करा, सोशल मीडिया में बहुत ताकत है और बहुत बेहतरी के लिए दुनिया की इस्तेमाल भी हुआ है। मतलब मैं उसकी सिर्फ एक मिसाल आपको दूं, 1948 से इजराइल जो है वो फ़लस्तीनियों पे जुल्म करता चला जा रहा था। कोई दुनिया का सारा बड़े ममालिक का मीडिया कंट्रोल्ड, और कोई दुनिया में, कम से कम मगरबी दुनिया के अंदर, वो ममालिक जो ताकतवर है उसमें कोई एहसास नहीं कि फ़लस्तीनियों के ऊपर कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। पिछले 3 साल में जो गज़ा के अंदर उन्होंने किया, वो सोशल मीडिया ने लिटरली लाइव टेलीकास्ट किया है। छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, पूरी पूरी बिल्डिंग गिराई जा रही है। 2 साल के अंदर, सिर्फ 2 साल के अंदर, पूरी मगरबी दुनिया की राय आमा उलट के रख दी इन्होंने। ये सब सोशल मीडिया की ताकत के जरिए हुआ। और आज जर्मनी और इंडिया सिर्फ 2 मुल्क बचे हैं दुनिया में जहां की अक्सरियत आज भी इजराइल को समझती है कि ये ठीक है। बाकी तमाम दुनिया की अक्सरियत बशमूल अमेरिका के समझती है फ़लस्तीनी हक पर है। ठीक है, तो बहुत बड़ी ताकत भी है, इंफॉर्मेशन का ज़रिया है, इतनी नॉलेज ट्रांसफ़र का ज़रिया है। जब भी कोई किसी भी चीज़ में इतनी ताकत हो, जिस तरीके से जौहरी तवानाई में है, जौहरी तवानाई से आप बिजली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप कैंसर का इलाज भी कर सकते हैं, आप एटॉमिक बम मार के हिरोशिमा और नागासाकी में लोगों को कत्ल भी कर सकते हैं ना। सो उस दोहरी रोखा तलवार का उसका नुकसान भी होता है, बिल्कुल हुआ है। बेहद शुक्रिया आपकी आमद का। और चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आते जाते रहिए। थैंक यू जी, थैंक यू।